हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सेकंड पेपर का 5वां यूनिट जिसका नाम है पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार। 10 नंबर का यूनिट है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की जिनसे आप इस यूनिट में 10 नंबर पक्के कर पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और इस पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, वहाँ से आप सभी वीडियोस को यूनिट वाइज देख करके अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी कर पाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। पाठ्यचर्या शब्द आंग्ल भाषा के क्यूरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आंग्ल भाषा का करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से बना है। कुरेरे शब्द आपको ध्यान में रखना है, जिसका अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। आगे देखिए, पाठ्यचर्या एक मार्ग है जिस पर चल करके बालक अपने लक्ष्य को पूर्ण करता है। पाठ्यचर्या एक मार्ग है जिस पर चल करके बालक अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है, लक्ष्य को पूर्ण करता है। इसके बाद में आगे अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की अवधारणा के बारे में। यहाँ पर देखिए, अवधारणा में पाठ्यचर्या की आधुनिक अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान मात्र न होकर के बच्चे के सर्वांगीण विकास का कारक होता है। बालक द्वारा विद्यालय में व्यतीत किया गया वह समस्त समय जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, पाठ्यचर्या कहलाता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, पाठ्यचर्या की परिभाषाओं का अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर ले के अनुसार परिभाषा है, पाठ्यचर्या का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का विस्तार है। दूसरी परिभाषा दी है फ्रोवेल ने। फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। तीसरी परिभाषा है हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। आगे है चौथी परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार। इसमें देखिए, पाठ्यचर्या विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों से संबंधित होता है जो उसे विद्यालय में और उससे बाहर प्राप्त होते हैं, जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के आधार। पाठ्यचर्या के मुख्यतः 3 आधार हैं: सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और दार्शनिक आधार। 1 नंबर का प्रश्न अलग से आपको पूछा जा सकता है कि पाठ्यचर्या के आधार बताइए, या पाठ्यचर्या के कितने आधार हैं। तो तीनों आधार आपको ध्यान रखना है, सामाजिक आधार, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, तीसरा है दार्शनिक आधार। आगे हम बात करते हैं सामाजिक आधार के बारे में। सामाजिक आधार में देखिए, किसी भी समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक लक्ष्य जहाँ पर पाठ्यचर्या को आकार देने में योगदान देते हैं। वहीं सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक दबाव, समाज में हो रहे विभिन्न परिवर्तन तथा भविष्य योजना आदि विद्यालय के कार्यकलाप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक आधार आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में। तो इसमें देखिए, बच्चों की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के आकार लेने में परिवार तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के विद्यालय में जुड़ने के बाद विद्यालय में चलने वाली प्रक्रियाएं उसके अनुभवों के लिए दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार में देखिए, शिक्षा शास्त्र में दर्शन शास्त्र के विभिन्न मतों का महत्व रहा है। एक अच्छी पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने की विभिन्न विधियों को स्थान मिलना चाहिए। तो इस तरह से तीनों आधारों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। कारकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक आपस में एक दूसरे से भी जुड़े होते हैं तथा कई बार सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसका वर्गीकरण निम्न है। आगे हम बात करते हैं वर्गीकरण को लेकर के। पहला है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में देखिए, शिक्षा को राजनीतिक गतिविधि भी माना जाता है। राष्ट्रीय विचारधारा और दार्शनिकता का शिक्षा प्रणाली पर जबरदस्त प्रभाव रहा है, क्योंकि में 3 बिंदु हैं कि कार्मिकों की भर्ती में भी राजनीतिक विचारों की भागीदारी होती है, क्योंकि शिक्षा का वित्त पोषण राजनीति में बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और परीक्षा प्रणाली भी राजनीति से बहुत प्रभावित होती है। तो यहाँ पर राजनीतिक कारक आपको ध्यान रखना है। और अगला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण में लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर के समाज की अपनी अपेक्षाएं होती हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्मों संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इसलिए पाठ्यचर्या निर्माण के दौरान विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों के लोगों के विचार लिए जाने चाहिए। तीसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखिए, शिक्षा के संबंध में आर्थिक नियोजन का बहुत महत्व है। शिक्षा के वित्त पोषण का एक उद्देश्य मानव संसाधन का विकास एवं देश की आर्थिक दशा में सुधार हेतु योगदान करना है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को स्वयं अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के विषय में चिंतित होना चाहिए। तो आर्थिक कारक आपको ध्यान रखना है।
चौथा कारक है पर्यावरण का प्रभाव। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। इसका प्रभाव हवा, पानी और धरती पर पड़ा है। पर्यावरण को ध्यान में रखने का विचार की आवश्यकता का प्रभाव पाठ्यचर्या निर्माण पर होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों की उत्तरजीविता को सुरक्षित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद में अगला पांचवा कारक है बाल विकास का प्रभाव। बाल विकास में देखिए, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु निर्माण के दौरान अधिगम सिद्धांत और बाल विकास पर विचार आवश्यक है। गतिविधियों और अनुभवों का परिचय उपयुक्त समय पर हो, जब बच्चा उन अनुभवों को ग्रहण करने तथा उन पर विचार करने की स्थिति में हो। तो इस तरह से ये 5 कारक आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के बारे में। उद्देश्यों में देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005, जिसके बारे में अलग अलग सब्जेक्ट्स में एनसीएफ 2005 के बारे में बात करी गई है। तो आपको एनसीएफ 2005 कंप्लीट पढ़ना है। इसको लेकर के हम अलग से एक वीडियो में भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखिए, ताकि जो कॉमन आपके लिए टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम अलग से वीडियोज़ लाएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप एग्ज़ाम से पहले उनकी अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। इनमें शामिल है कौन कौन से हैं? पहला है विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरा है दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, तीसरा है नई स्थितियों के लचीलेपन और रचनात्मक तरीके के सामा तीसरा है नई स्थितियों के लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, चौथा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी प्रवृत्ति और पांचवा है आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। इस तरह से आपको उद्देश्य ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का महत्व कितना है। महत्व में देखिए, पहला महत्व है शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाएगी, समय और शक्ति का सदुपयोग होता है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव है, शिक्षा का स्तर समान रहता है, उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है, मूल्यांकन संभव एवं सरल होता है। तो ये 6 महत्व आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पाठ्यचर्या की प्रक्रिया तथा उसके सोपान। पाठ्यचर्या के 4 तत्व हैं। ये चारों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पहला तत्व है लक्ष्य और उद्देश्य, दूसरा है विषय वस्तु का चयन, तीसरा है सीखने के अनुभवों का चयन और चौथा है मूल्यांकन। तो ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। उपयुक्त तत्वों में यह संपर्क सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और पर्यावरण के संदर्भ में होता है, जो एक पाठ्यक्रम के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के प्रयोगों के बारे में। पहला देखिए, विषय वस्तु के अनुरूप उद्देश्य व उपयुक्त तरीकों के लिए चयन के लिए होता है। दूसरा है तरीकों और सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता की जांच के लिए होता है। तीसरा योजनाकारी शिक्षार्थियों, शिक्षकों और समाज के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए होता है। चौथा है परिवर्तनों की आवश्यकता तथा औचित्य के निर्धारण के लिए होता है। इस तरह से 4 ये प्रयोग ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का क्या महत्व है। पहला महत्व देखिए, ज्ञान के क्षेत्र के विकास के लिए पाठ्यचर्या का मूल्यांकन पर उसमें नई ज्ञान सामग्री को स्थान दिया जाता है। दूसरा है पाठ्यचर्या का मूल्यांकन पर उसमें अप्रचलित भाग को निकाला जा सकता है। और तीसरा है पाठ्यचर्या में आगे की श्रेणी को आवश्यकताओं और वर्तमान श्रेणी के उद्देश्यों के मध्य रिक्ति खाली स्थान को पहचाना जा सकेगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर को लेकर के। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है, जरूर से इसको याद कर लेना है। पाठ्यक्रम एक तरफ हम डिस्कस करेंगे, एक तरफ पाठ्यचर्या को डिस्कस करेंगे। पहला बिंदु देखिए, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल अंग है, जबकि पाठ्यचर्या शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बिंदु है, पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान है, जबकि पाठ्यचर्या का स्वरूप है वो व्यापक है। तीसरा बिंदु देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षाविद करते हैं, जबकि पाठ्यचर्या का निर्माण अध्यापक स्वयं करता है। आगे देखिए, चौथा बिंदु है, पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या में छात्र के संतुलित व सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। पांचवा बिंदु है, पाठ्यक्रम में विषय से संबंधित क्रियाएं होती हैं, और जबकि पाठ्यचर्या में ज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं भावनात्मक सभी पक्षों से संबंधित क्रियाएं होती हैं। छठा बिंदु है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इस तरह से दोनों के अंतर के बारे में आपको सारी जानकारी रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष एवं वास्तविक पाठ्यचर्या।
इसमें देखिए प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या का संदर्भ लिखित एवं अलिखित पाठ्यक्रम दोनों से है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी सीखने के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। यह उन सब शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का योग है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब सवाल आता है औपचारिक पाठ्यचर्या क्या है और अनौपचारिक पाठ्यचर्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक पाठ्यचर्या की। औपचारिक पाठ्यचर्या में देखिए यह वह पाठ्यचर्या है जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा सीखे जाने के लिए तय किया जाता है। इसमें आधिकारिक तौर पर चयनित ज्ञान के क्षेत्र शामिल होते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पाठ्यचर्या। यह वह पाठ्यचर्या है जो प्रयोग में है। इसके अंतर्गत वह सब कार्य भी आता है जिसमें अध्यापक बच्चों के लिए योजना बनाते हुए औपचारिक पाठ्यचर्या के अलावा भी ज्ञान और सामग्री का उपयोग करते हुए कार्य करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पाठ्यचर्या के बारे में इस तरह से आपको कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं परोक्ष या फिर छुपी हुई पाठ्यचर्या के बारे में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि परोक्ष जो पाठ्यचर्या है गैर शैक्षिक होती है किंतु विद्यालयी शिक्षा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। वस्तुतः परोक्ष पाठ्यचर्या जानबूझकर के भी कोई अधिगम अनुभवों को छिपाती है। परोक्ष पाठ्यचर्या शिक्षा का वह अंग है जो सीखा जाता है। परोक्ष पाठ्यचर्या लिखित न होने के कारण आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह विद्यार्थी के अधिगम, व्यवहार और न केवल व्यक्तित्व को बल्कि शिक्षा पूरी होने के बाद भी प्रभावित करती रहती है। तो परोक्ष और या फिर छुपी हुई पाठ्यचर्या के बारे में भी आपको कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यचर्या में संबंध क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु है, जरूर से आपको याद करना है। इसमें देखिए शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकाश में ही किसी भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। शिक्षा को पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना चाहिए। इसे विद्यार्थियों में जिन गुणों के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए वे हैं संवेदनशीलता, तार्किकता और सौंदर्य बोध। और आगे देखिए शैक्षिक उद्देश्य ही सामग्री चयन, विषय वस्तु के निर्धारण, अनुदेशन की प्रक्रियाओं के निर्धारण और जांच व मूल्यांकन के तरीकों के निर्धारण के मापदंड का काम भी करते हैं। तो इस तरह से आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस 5वें यूनिट में ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूँ इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपने जान लिया है, समझ लिया है। समय कम है तो ऐसे में ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए हम बात नहीं करेंगे, फिर वीडियोज़ काफ़ी लंबे होंगे और कम समय में आप अपनी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसको अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने की, ताकि आप कम समय में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान सकें और मेन बिंदु जान करके आप फिर अपने पॉइंट्स पे अपने हिसाब से थोड़े कुछ पॉइंट्स जोड़ करके आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।